थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस ऑन कार्डियोमेटाबोलिक डिजीज का हम लाइव प्रसारण कर रहे हैं होटल लीला से, मुंबई से। और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि आज हमारे साथ डॉक्टर राजीव गुप्ता सर हैं, जो कि जयपुर से हैं और वो प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन हैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के। तो सर का स्वागत है इस सेशन में। सर, मैं अपनी बात इस तरह से शुरू करूंगा कि ऐसा ग्लोबली और इंडिया वाइज देखा गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का यंग पेशेंट्स या यंग लोगों में इंसिडेंस काफी बढ़ गया है। तो आपके अनुसार क्या ऐसे रीजंस हैं जिसमें हम आजकल यंग लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा देख रहे हैं? प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसकी डेफिनेशन ये है कि 50 साल से कम उम्र में महिला एवं पुरुष में हार्ट अटैक होते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या आर्टरीज़ में जो ब्लॉकेज है वो हो जाते हैं, उसको बोलते हैं। इसमें ये अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, मेन आंकड़े ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ की स्टडी से आए हैं, उसमें ये देखा गया कि संपूर्ण विश्व में प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ पिछले 30 साल से काफ़ी कम हो गई है। अमेरिका में करीब 30 से 40% कम हो गई, यूरोप में कम हो गई, किंतु भारत ही एक ऐसा देश है या साउथ एशियन कंट्रीज ऐसा एरिया है वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ बढ़ती जा रही है। और पिछले साल या 2 साल के आंकड़े देखें अगर, तो भारतवर्ष में हार्ट डिजीज़ से करीब 20 लाख डेथ प्रति वर्ष होती हैं। उसके अंदर से करीब 2 लाख प्रीमेच्योर हैं, और प्रीमेच्योर ये एक 50 साल से कम उम्र में होती है। इसके अलावा एक बहुत प्रमुख कारण जो अब सामने आ रहा है और शायद वो आने वाले वर्षों में भी साथ रहेगा, वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन 2-3 तरह का होता है। एक तो आउटडोर पोल्यूशन, जो अपन सब हवा देख रहे हैं, हवा ख़राब हो गई है, PM 2.5 केमिकल पदार्थ बढ़ते जा रहे हैं, और ये पोल्यूशन सारे देश में व्यापक है। बड़े बड़े शहरों में ही नहीं, अभी तो छोटे शहरों में भी ये ज़्यादा है। और पिछले कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो जो 20 प्रमुख शहर जिसमें पोल्यूशन भारतवर्ष में है, उसमें से करीब 10 तो नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर हैं कि जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। स्टेट्स का नाम मैं नहीं लूँगा, पर फिर भी अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटे शहरों में भी पोल्यूशन की समस्या बहुत भारी है। दूसरी तरह का पोल्यूशन है इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन मतलब घर के अंदर का पोल्यूशन, और जिसके अंदर आप अगर किचन आपका वेंटिलेशन नहीं है, आप अगर एनिमल बायोफ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, क्लीन फ्यूल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन सबसे पोल्यूशन होता है। अपन जिस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं, दाल छौंक लगाते हैं, उस सबसे पोल्यूशन होता है, और इसका भार जो है महिलाओं को झेलना पड़ता है। और तीसरी तरह का पोल्यूशन जो अपन ने स्वयं क्रिएट कर लिया, वो है हम लोग ऑफिस के बाहर नहीं जाते, जो जिम्स हैं, क्लोज्ड एयर है, वहाँ पे अपन एक्सरसाइज करते हैं जाके, वो भी पोल्यूशन है। तो क्योंकि स्वच्छ हवा में घूमने के साधन कम है, घूमने का समय कम है, इसकी वजह से पोल्यूशन एक बहुत भारी समस्या के रूप में सामने आ रहा है, और ये भी प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ के अंदर इम्पॉर्टेंट कारण है। चौथा कारण है मेंटल टेंशन, सोने का समय गड़बड़ हो गया है, कम सो पाते हैं, काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। रोज़ हर व्यक्ति जो मिडिल क्लास का है 80 से 90 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, तो वो बहुत नुकसान कर रहा है, और उसकी वजह से प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ का एपिडेमिक बढ़ता जा रहा है। 3 और प्रमुख कारण हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल कॉज बोलते हैं। एक है हाई ब्लड प्रेशर। भारतवर्ष में करीब 30% से 40% वयस्क हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। ब्लड प्रेशर 140 ओवर 90, पर अगर 130/80 का ब्लड प्रेशर अगर अपन माने नॉर्मल है, तो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को हाई ब्लड प्रेशर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर अपनी पॉपुलेशन में करीब 10 वर्ष पहले हो जाता है। डायबिटीज़ की भी वही हाल है, शुगर बढ़ी हुई रहती है क्योंकि अपना खान पान असंयमित है, जीवन शैली असंयमित है, तो शुगर भी 10 साल पहले होती है, डायबिटीज़। और तीसरा कारण है कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल जो नुकसानदायक कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा भी अपन लोगों में बहुत ज़्यादा दिखी गई है। इसके भी 2 कारण हैं, एक तो खाने पीने की असंयमितता और दूसरा जेनेटिक फैक्टर्स। तो इन सब 5-6 चीज़ों को मिला के भारतवर्ष में प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ हो रही है।
पिछले 3 साल में कोविड का एपिडेमिक आया, तो कोविड की वजह से 2 बातें हुई। एक बात तो ये कि जिन लोगों को कोविड हो गया उन लोगों में आर्टरीज़ कमज़ोर पड़ जाती हैं, आर्टरीज़ की स्वेलिंग हो जाती है, और जब स्वेलिंग हो जाती है तो उसके अंदर रुकावट होने की संभावना या एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक कारण सामने आया, और ये जो स्वेलिंग है कुछ लोगों में ये लंबी चलती है, जैसे कि किसी को तो 6 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, किसी को 6 साल तक चलती रहेगी। और जिन लोगों को लंबी स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन रहता है उन लोगों में हृदय रोग की संभावना ज़्यादा होती है। लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड कंडीशन का एक और मैनिफेस्टेशन है न्यूरोलॉजिकल असंयम, अनियमितता, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी बोलते हैं इसको, ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम। और इसकी वजह से जो हार्ट का जो नर्वस सिस्टम का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और ये लोग अगर अधिक व्यायाम करेंगे तो उनमें सडन डेथ की संभावना ज़्यादा होती है। ये हार्ट की नाड़ियों में रुकावट से नहीं हुआ, पर जो हार्ट का नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया उसकी वजह से हो गया। तो ये पोस्ट कोविड का ये भी इम्पोर्टेंट लक्षण है। एक और भ्रांति है कि कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, पर ये भ्रांति सारे विश्व में रिसर्च हुई। अपने यहाँ भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस पर अध्ययन किया, और ये पाया गया कि वैक्सीन से डेथ्स नहीं हो रही हैं। ये डेथ तो जिसको कोविड ज़्यादा हुआ है, लंबा चला है, पोस्ट कोविड कंडीशन से, उनसे हो रही है। तो सब मिला के अगर ये सब जो प्रमुख कारण हैं, अनियमित जीवन शैली, स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स और कोविड, इन सब ने प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा कर दिया। सर ने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है कि किस तरह ये एक एपिडेमिक की तरह इंडिया और ग्लोबली फैल रहा है। सर से ही जानना चाहता हूँ कि जैसे जेनेटिक कॉजेज हैं और सर ने इतने एक्वायर्ड कॉजेज बता दिए हैं प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बढ़ने के लिए, तो हम ये जानना चाहते हैं सर से कि क्या जांचें हम लोग कराएं या कैसे इनका अर्ली डिटेक्शन करें सो दैट इनका जल्दी से ट्रीटमेंट भी हो जाए और इनका फ्यूचर में प्रिवेंशन भी हो जाए। प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ को रिस्क फैक्टर, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं इसको हम लोग, कि आपको अगले 10 साल में या 20 साल में या 30 साल में हृदय रोग होने की संभावना कितनी है, इसके बारे में भी बहुत रिसर्च हुई है। अभी तक जो रिस्क फैक्टर्स हमने जो 8-10 बताए, इनको कंबाइन करके लोगों ने फॉर्मूले बना रखे हैं। अमेरिका में फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने अपना रिस्क स्कोर दे रखा है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने अपना रिस्क स्कोर दे रखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिस्क स्कोर दे रखा है, और 2 और रिस्क स्कोर है, एक है ग्लोबल रिस्क और एक है इंटर हार्ट। ये भी सारे विश्व के लिए मान्य है। इस पे हमने अध्ययन किया, और एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक 40 साल के लड़के को या व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ, तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी उसकी, तो उसमें रिस्क स्कोर हमने कैलकुलेट किया। कोई भी ये रिस्क स्कोर करीब 5-6 रिस्क स्कोर जो भी हमने बताए, 5 से 10% का रिस्क बताया, वो तो इनसफिशिएंट है। अमेरिका की पॉपुलेशन में 50% लोगों में आप प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हो। इंडिया में सिर्फ 10% में प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर आप ये रिस्क को यूज़ करते हैं तो और क्या तरीके हैं? लोग बाग कोरोनरी एंजियो, सीटी एंजियोग्राफी की बात कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को 30 साल या 40 साल के बाद में सीटी एंजियोग्राम करवा लेना चाहिए। पर ये बात इम्पॉर्टेंट है कि कोरोनरी सीटी एंजियोग्राम से प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ की डायग्नोसिस नहीं होती। कोरोनरी सीटी एंजियोग्राम 2 बातों में विश्वास रखता है। एक तो कैल्सिफिकेशन या कैल्शियम स्कोर कितना है, तो उसके स्केल्स हैं 0 से 5, 0 से 10 कह लीजिए, 10 से 400, 400 से 1000, 1000 से ऊपर। तो अगर आप 1000 से ऊपर स्कोर है तो वो आप में रिस्क बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली ये सब रिसर्च जो भी हुई है ये विदेशों में हुई है। भारतवर्ष में इस तरह का बहुत बड़ा डेटा अवेलेबल नहीं है, और कोरोनरी रिस्क स्कोर इवन विदेशी कंट्रियों में भी यंग लोगों में प्रेडिक्ट नहीं करता है, तो इसलिए अपन उसके बारे में बात नहीं कर सकते। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी में भी देखा गया है कि जो कोरोनरी आर्टरीज तो क्लीन है। अब पिछले हफ्ते ही हमने एक पेशेंट देखा, 50 साल का व्यक्ति, थोड़ा सा छाती में दर्द था, उसका हमने सीटी एंजियोग्राफी करवाया, एब्सोल्युटली क्लीन, नथिंग। 2 दिन बाद में उसको हार्ट अटैक हो गया। तो हम दोबारा गए कि क्या हुआ इसको,
फॉर्चुनेटली वो हॉस्पिटल में था, इमीडिएटली इलाज भी हो गया, सब चीज़ें ठीक हो गई। पर बाद में देखा गया कि उसकी जो आर्टरी की जो दीवारें हैं उनमें फैट डिपोजिशन है, और जिसको हम अनस्टेबल प्लाक बोलते हैं। अनस्टेबल प्लाक इज फैट कंटेनिंग प्लाक्स। फैट कंटेनिंग प्लाक्स इन द वॉल ऑफ द आर्टरी की दीवारों में होते हैं, वो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम से मालूम नहीं पड़ते। तो इसलिए प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ के अंदर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम का रोल है ही नहीं। नई टेक्निक्स आ रही हैं सीटी एंजियोग्राफी के साथ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर टेक्निक्स आ रही हैं, जिससे कि ये मालूम किया जा सके कि जो ब्लॉकेज है या जो सीटी एंजियोग्राम में फैट डिपोजिशन है वो वास्तव में इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, उसमें इन्फ्लेमेशन, सेल्स इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है, फैट एक्टिव है या पैसिव है। उन सब चीज़ों का जब मिश्रण करेंगे एआई के द्वारा, तब जाके प्रेडिक्शन होगा। तो लास्ट में सर से एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि सर अब ये इस चीज़ का तो काफ़ी अवेयरनेस चालू हो गई है कि प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का काफ़ी प्रेवलेंस है ग्लोबली और इंडिया वाइज, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, प्लस हमारे फिजिशियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह इसकी हम लोग रोकथाम करें और इसका ट्रीटमेंट जल्दी चालू करें? प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का प्रिवेंशन, जिसको अपन प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं, इसके बारे में कोई नई बात मैं नहीं कहने वाला। सब पुरानी बातें हैं। स्मोकिंग नहीं करें, तंबाकू का सेवन नहीं करें, अल्कोहल का सेवन नहीं करें, पोल्यूशन से दूर रहें, खासकर इंडोर पोल्यूशन से दूर रहें, स्वच्छ हवा में घूमें। पर इस सब के लिए व्यक्ति विशेष के अंदर, चिकित्सकों में एवं सरकार में, सब में जानकारी होनी चाहिए। सरकार का ये निर्देश है कि उनको टोबैको पे बैन लगाएं, अल्कोहल पे बैन लगाएं या टैक्सेस बढ़ाएं, अच्छी सड़कें बनाएं, पोल्यूशन कम से कम हो, जनता को ज्ञान दे कि इंडोर पोल्यूशन भी नुकसानदायक है और वो नुकसान करेगा। तो ये सब ज्ञान जो है देना बहुत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सर ने हमें ज्वाइन किया और अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। Insights from the world's best medical minds. You are watching therightdoctors.com.